बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का जो काम है बेटा, वो किसी भी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ही इसका यूज़ ज़्यादा होता है। मतलब जिसमें लार्ज कैलकुलेशन होती है, तो बाइनोमियल एक ऐसा मेथड देता है जो बड़ी कैलकुलेशन को ईजिली सॉल्व करने में हेल्प करता है हमेशा। चाहे बाइनोमियल इसमें देखो, चाहे अब प्रोबेबिलिटी में से 12th के कट गया है, नहीं तो उसमें भी बाइनोमियल थ्योरम थी प्रोबेबिलिटी के अंदर भी, तो इस अब हट गया है। ठीक है ना। तो अब कैलकुलेशन कैसी, लेकिन हमें क्या है, हमें ना बहुत डिटेल में बाइनोमियल को नहीं लेके गए हैं। हमें सिर्फ बाइनोमियल पढ़ाई गई है, बाइनोमियल फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, उसके लिए पढ़ाई गई है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है ना। अब जैसे मान लो बाइनोमियल का मतलब क्या है, 2, बताइए ना सबको। जैसे a प्लस बी इज टू पावर 0, क्या आंसर होगा, 1। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी बाइनोमियल बेस हो गया, और ऊपर 0 क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। तो अगर इंडेक्स 0 है तो आंसर कितना आ रहा है, 1। अच्छा दूसरा देखते हैं, a प्लस बी पावर 1, तो आंसर कितना आ रहा है, a प्लस बी। ठीक है ना। पूरा यहां पर ध्यान देना, कोई अभी कुछ नोट मत करना, ठीक है। दूसरा बेटा, a प्लस बी स्क्वायर। अगर हम कहें कि भाई फॉर्मूला हमने बनाया a प्लस बी होल स्क्वायर का, अगर फॉर्मूला ना भी पता हो तो क्या प्रॉब्लम है, ब्रैकेट ऑफ करना आता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ओपन करोगे वही बन के आएगा ना, कि नहीं। तो क्या आंसर बना, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। फोर्थ देखो, a प्लस बी होल क्यूब। चलो अभी भी हम हिम्मत जुटा लेंगे, a प्लस बी स्क्वायर निकाल ही लिया है, आ गया। फिर उसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ गया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। चलो इतना लेट क्यों, जल्दी चलो, प्लस बी क्यूब। सही है, यहां तक पहुंच गए जी। इसके बाद फिफ्थ पर आओ, a प्लस बी होल इज टू पावर 4। अब थोड़ी परेशानी आनी शुरू हो रही, भाई a प्लस बी होल क्यूब निकालेंगे फिर a प्लस बी से करेंगे, समस्या आ रही है ना। ठीक है ना। तो हम एक चालाकी देखें अपनी, अगर हम चालाकी लगाएं तो देखो, इंडेक्स अगर 0 है तो एक टर्म आ रही है, इंडेक्स अगर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म जरा गिनो, इंडेक्स अगर 2 है तो, इंडेक्स 3 है तो, समझ में आ रहा है। एक तो ये पकड़ लिया, इसका मतलब अगर इंडेक्स 4 है तो इसका मतलब 5 टर्म आएंगी, और 5 टर्म में भी एक और चालाकी पकड़ें कि टर्म क्या होंगी, तब भी देखो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली बात, 1 है तो कोई समस्या ही नहीं है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहां जरा एक पैटर्न पकड़ो। पहली टर्म अगर है यहां पर, पहली टर्म अगर है हमारे पास यहां पर ए का इंडेक्स किससे शुरू हो रहा है, बी यहां नजर नहीं आ रहा, देखो 0, चलेगा। अब ध्यान से देखो, ए की पावर 1 कम हो गई, बी की पावर बढ़ गई, ए 2 से 1 हुआ, और 1 से लास्ट में ए 0 हुआ, और बी की पावर 0 से शुरू होकर के 2 हो गई, कॉन्जिक्यूटिवली बढ़ती जा रही। क्या यही पैटर्न यहां है, देखो ए क्यूब बी 0, ए स्क्वायर बी 1, वो एक एक बढ़ता जा रहा है 0 से, और ये एक एक कम होता जा रहा है। इधर आओ, एक और कम हो गया, ये एक और बढ़ गया, लास्ट में ए 0 हो गया और बी 3 हो गया। समझ गए पैटर्न, क्या पकड़ रहे हो, शुरू करेगा 3 से ए, बी शुरू करेगा 0 से, लास्ट में बी पहुंच जाएगा हाईएस्ट पावर पर, ए पहुंच जाएगा 0 पर। समझ गए, देख लिया ना कितना अच्छा पैटर्न है ये। अब इसको मैं बता सकता हूं, क्या कर सकता हूं इसका मैं कह सकता हूं, पहली टर्म होगी ए की पावर 4, दूसरी टर्म होगी ए क्यूब बी पावर 1, तीसरी टर्म क्या होगी बताओ जरा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चौथी टर्म क्या होगी, ए बी क्यूब, पांचवी टर्म क्या होगी,
A0B4, ये देखो, समझ गए? कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन एक जगह मात खा गए। इनके बारे में तो कुछ नहीं पता चला। जो ये 3 आ रहा है, जो ये 2 आ रहा है, इनके बारे में कुछ नहीं पता चला। भाई ये कैसे लिख, ये तो लिख लोगे, अब आगे के कोफिशिएंट कैसे लिखे जाएं, समझ गए? तो क्या किया गया, एक ट्राइंगल बनाई गई जिसका नाम है पास्कल ट्राइंगल। क्या नाम है? पास्कल ट्राइंगल। अभी हम पास्कल के बारे में समझते हैं, ठीक है ना? पास्कल ट्राइंगल, ठीक है? तो ये जो कोफिशिएंट निकालना था, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाया गया। पास्कल ने दिमाग लगाया, क्या बोला कि लिख लेते हैं एक जगह इंडेक्स, ठीक है, समझ गए? और यहां पे लिख लेते हैं कोफिशिएंट। कह रहा है अगर इंडेक्स 0 है, इंडेक्स कितना है? 0 है, तो कोफिशिएंट इज 1। सही है? कोफिशिएंट कितना हो गया? 1। और अगर इंडेक्स है 1, तो कोफिशिएंट होगा 1 1। क्या हो गया कोफिशिएंट? 1 1। फिर अगर इंडेक्स 2 है, तो पहला कोफिशिएंट 1, और दूसरा बनाने के लिए इन दोनों को हमने कर लिया प्लस। क्या मिला मुझे? 2। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया 1। अब देखो, टर्म तो हम लिख लेंगे, पहले तो समस्या नहीं। दूसरे में ए और बी ले लिया, पहली टर्म का कोफिशिएंट 1, दूसरी टर्म का कोफिशिएंट 1। अब जब 2 पे आए, पहली टर्म का कोफिशिएंट 1, दूसरी टर्म का कोफिशिएंट वो देखो 2 बीच में, और तीसरी टर्म का कोफिशिएंट 1। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो और इंडेक्स लेते हैं। अब इंडेक्स 3 ले लेता हूं। देखो बच्चों, ये हो गया 1, किससे स्टार्ट किया? 1 से। ये दोनों प्लस हुए तो कितना आ गया? 3। ये दोनों प्लस हुए तो कितना आ गया? 3। और लास्ट में क्या पहुंच गया? अब जरा चेक करो, पहली टर्म का कोफिशिएंट 1, दूसरी टर्म का कोफिशिएंट 3, तीसरी टर्म का कोफिशिएंट 3, और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 1। सही है? फिर अगर इंडेक्स 4 हो गया, अगर इंडेक्स 4 हो गया तो 1, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया? 4। इन दोनों को प्लस किया कितना आ गया? 6। इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया? 4 और 1। अब ये तो मैंने लिख लिया, मेरे को कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। पहला कोफिशिएंट कितना हो गया? 1। दूसरा कोफिशिएंट कितना हो गया? 4। तीसरा कोफिशिएंट कितना हो गया? 6। चौथा कोफिशिएंट कितना हो गया? 4। पांचवा कोफिशिएंट कितना हो गया? 1। अब अगर इंडेक्स 5 हो जाए तो 1 5 10 10 5 1। कह रहा भाई निकालो a प्लस बी होल इज टू पावर 5। क्या निकालो? a प्लस बी होल इज टू पावर 5। तो पहले का कोफिशिएंट है 1, क्या लिखूंगा? a5 b पावर 0। दूसरा, रुक जा बेटा नोट मत कर, दूसरा क्या होगा? 5 a4b। तीसरा क्या होगा? 10 a3b स्क्वायर। चौथा क्या होगा? 10 a स्क्वायर b क्यूब। पांचवा क्या होगा? 5 a b4। और छठा b6। b की पावर कितना आएगा? हाँ 5 आएगा, सॉरी नॉट 6, 5। समझ गए? अब ये बढ़िया था कि भाई ऐसे ऐसे कोफिशिएंट ढूंढ लेंगे, कर लेंगे। लेकिन अब समस्या क्या आ गई कि भाई इसके लिए तो बड़ी जगह चाहिए। अगर मान लो 10 निकालना हो, तो ट्राइंगल कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी? 1 से शुरू करनी पड़ेगी। कि भाई 1 से शुरू करते हुए इसको सॉल्व करते आओ, तब आंसर होगा, तब कोफिशिएंट पता चलेगा ना। तो पास्कल
कि जो ट्राइंगल है ये हो गई फ्लॉप, इसका कोई फायदा नहीं है भाई। अगर अभी 5 ही निकाली है, 6 निकालनी हो, 7 निकालनी हो, 100 निकालनी हो पावर, तो ट्राइंगल ही बनाते रह जाएंगे। सही है। तो क्या किया, बाइनोमियल ने फिर मेहनत की। क्या किया उसने, कह रहा है अगर इंडेक्स है 0, इंडेक्स क्या है 0, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि पहली टर्म बनेगी 0C0, जो कि हो गया 1, 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 माइनस 0 0 फैक्टोरियल। इस पे आ गए हम कॉम्बिनेशन पर, इस पे आ गए कॉम्बिनेशन पर, ठीक है ना। अब कह रहा है जी 1 के लिए बताना है, तो कह रहा है मैं शुरू करूंगा, जो ये 1 है ना, इसको मैं कहूंगा ये है 1C0। क्या है ये, 1C0 है। और आगे भी क्या हो गया, 1C1 कहूंगा मैं इसे। 1C0 सॉल्व करो, कितना होगा, 1 होगा। 1C1 कितना होगा, 1 होगा। इसके लिए उसने कहा इसको अगर मुझे शुरू करना है तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इंडेक्स क्या है 2, तो मैं शुरुआत करूंगा 2C0। इसके लिए इसको मैं कहूंगा 2C1 और इसको मैं कहूंगा 2C2। सॉल्व करो जरा। 2C0 कितना होता है 1, 2C1 कितना होता है 2, और 2C2 कितना होता है 1। बन गया। अच्छा जी, अब अगर मैं 3 के लिए बात करूंगा, तो इसने कहा मैं शुरुआत करूंगा 3C0, 3C1, 3C2, 3C3। तो अब हमें पास्कल ट्राइंगल की जरूरत ही कहां रह गई, कोफिशिएंट तो बड़े प्यार से बता लेंगे, ठीक है। अगर मान लो मुझे यहीं पर ये काम करना हो, ध्यान से समझना, लिखो मत साथ साथ, परेशान मत रहो लिखने के लिए अभी। मान लो a प्लस बी की पावर 6 है, ये है जी, ठीक है ना। अब पास्कल तो बड़ा पेनफुल था, वहीं से शुरू करेंगे 0 से, नहीं, अब हमें बाइनोमियल ने कहा मैं बहुत ही शॉर्टकट चीज दे रहा हूं। क्या किया जी, पहला कोफिशिएंट हमें लिखना है। पहला कोफिशिएंट कहता है 6C0, a टू दी पावर, टर्म का पैटर्न हमें पता है, a टू दी पावर 6, b टू दी पावर 0। दूसरा कोफिशिएंट 6C1, a5, b1। फिर तीसरा 6C2, a4, b कितना हो गया 2। फिर 6C3 कहां तक पहुंचे, a3, b3, प्लस 6C4, a3 से 2 हो गया और b4 हो गया, प्लस 6C5 a हो गया और ये आपका b5 हो गया, प्लस 6C6। अब बताओ पास्कल की जरूरत है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आनी चाहिए, कॉम्बिनेशन बस 6C6, a टू दी पावर 0 और b टू दी पावर 6। देख लिया, समझ में आ गया। अगर मुझसे सीधा इस क्वेश्चन में पूछता व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, अगर आपने ये पैटर्न पूरा अच्छे से समझ लिया है तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। उसने पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म। अब एक बात पे ध्यान दो, अगर ये टर्म 1 है तो व्हाट इज द बेस ऑफ सी, सी के बेस पर बस ध्यान दो। फर्स्ट टर्म में सी का बेस कितना है 0, सेकंड टर्म में सी का बेस कितना है, थर्ड टर्म में सी का बेस कितना है, समझ में आ रहा है। वो कह रहा है थर्ड टर्म का कोफिशिएंट बता दो, तो मुझे पूरे की पूरी नहीं लिखनी है, मैं समझ जाऊंगा अगर ये थर्ड टर्म पूछ रहा है तो सी का बेस कितना है 1 लेस है, सी का बेस क्या है 1 लेस है। तो जैसे मुझे सी का बेस पता चलेगा, ध्यान देना, सी का बेस मुझे पता चल गया बच्चों 2 है, सी का बेस कितना है 2 है। अब जरा ए की पावर देखो, इंडेक्स माइनस बेस 6 माइनस 2 4, और व्हाट इज द पावर ऑफ बी बेस। खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ गए। अगर मुझे ये देता है कि मेरे पास है
a प्लस बी इज टू पावर 90 और मुझसे पूछता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 78th टर्म, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 78th टर्म। तो मैं समझ गया 78 का मतलब है 90C76, नहीं 77 बोला था 8, 77 तो 78 बोला था, रुक जाओ, तब ये हो गया 77। और व्हाट इज द पावर ऑफ ए, 90 माइनस 77। व्हाट इज द पावर ऑफ बी, 77। टर्म पूछे तो पूरी टर्म आ गई, कोफिशिएंट पूछे तो ये आ गया 90C77। क्या पैटर्न सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यही थी बाइनोमियल थ्योरम। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ? कैसे एक्सपेंड करना है सब सीख चुके हो। अब आते हैं बेसिक थ्योरम, लिख देता हूं मैं। तो मेन थ्योरम क्या बनी हमारी, a प्लस बी होल इज टू पावर n, a प्लस बी होल इज टू पावर n, ये बन गया बच्चों NC0, a टू दी पावर n, b टू दी पावर 0, NC1 a टू दी पावर n माइनस 1, b टू दी पावर 1, NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, और अप टू सो ऑन NCN a टू दी पावर n माइनस n एंड b टू दी पावर n। अब मुझे तो नहीं लगता कि तुम में से किसी को इसे याद करने की जरूरत है। जैसा पैटर्न हमने समझा, लर्निंग बिल्कुल खत्म है, रट्टाफिकेशन थोड़ी है, पैटर्न देख लिया तुम लोगों ने क्या करना होता है, ठीक है ना। ये है हमारी पूरी की पूरी बाइनोमियल थ्योरम। समझ में आ गई बात बच्चों? कोई डाउट इसको लेकर के, मन में कोई दुविधा? बस पूरी एक्सरसाइज अब इसी पे बेस्ड है। अब आ जाओ पेज नंबर 131, एग्जाम्पल नंबर 1। पहले मैं सारा पढ़ा दूंगा, फिर एक साथ नोट करना तुम लोग, ये खत्म कर दें हम आज। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है? नहीं तो इसका वो स्लाइड शेयर कर दूंगा, लिख लेना तुम लोग, ठीक है ना। मैं खत्म कर देता हूँ चैप्टर पूरा। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस 3/x होल इज टू पावर 4। हमें इसे एक्सपेंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x होल इज टू पावर 4 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो पता ही है क्यों दिया है, सही है। तो अगर जैसे 5 टर्म तक हो तो पूरा का पूरा सॉल्व करना चाहिए, 5 के ऊपर जाए तो अप टू सो ऑन करके छोड़ देना है, ठीक है ना। अगर ना बोले तो टीचर बोले जबरदस्ती तो करो, ठीक है, नहीं तो इतनी कोई जरूरत नहीं है। अगर बच्चे इसको एक्सपेंड करूं तो इंडेक्स कितना है 4, ए की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 3/x, ठीक है ना। तो पहला कोफिशिएंट 4C0 अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 4 माइनस 0, यानी स्टार्ट विद इंडेक्स, कोई जरूरी नहीं अब माइनस करते जाओ, आप पैटर्न पकड़ सकते हो जो समझाया था, वो तो इसमें बना वही पैटर्न है, इनटू 3/x टू दी पावर 0। फिर नेक्स्ट बेटा 4C1 एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3, और 3/x की पावर कितनी हो गई 1। फिर 4C2 एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो गया और 3/x भी स्क्वायर हो गया, प्लस 4C3 एक्स स्क्वायर की पावर 1 हो गया और 3/x क्यूब हो गया, प्लस 4C4 एक्स स्क्वायर की पावर 0 हो गया और 3/x की पावर कितना हो गया 4 हो गया। देखो जरा, सही समझा पा रहा हूं, समझ में आ गया सबको? अब सॉल्व करते हैं। अब मैंने तुम लोगों को याद हो शॉर्टकट लिखवाए थे, कैसे याद रखना है, NC01, NC1 कितना होता है n, और NCN कितना होता है 1। तो सब यहाँ काम आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर वहां मेहनत नहीं तो यहाँ करनी पड़ेगी। 4C0 कितना होता है 1, x स्क्वायर इज टू पावर 4 कितना हो गया 8,
और 3/x⁴ कितना हो गया 1। 4c1 बेटा 4x की पावर कितना हो गया 6 और इधर कितना हो गया 3/x प्लस 4c2 कितना होगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 - 2 2 फैक्टोरियल यानी 24 डिवाइडेड बाई 4 6 है ना। तो ये आ गया हमारे पास 6x⁴ और 9x²। नेक्स्ट 4c3 4 हो जाएगा, ये आ गया x², ये आ गया 27/x³। 4c4 1 होता है, x² की पावर 0 1 हो गया, ये आ गया बेटा 81/x⁴। वैल्यू आ गई हमारे पास x⁴ 8, x से सिंगल x कट गया, 4 3 12, x⁵ 5, 9 6 54, x4 और x² कट के x², 4 × 27 108, x² x³ को काटेगा डिनोमिनेटर में x, 81/x⁴। जरा आंसर मैच करो, आ रहा है क्या बोलता है, कंप्यूट 98 5 5 ही लिखा है ना, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब 98 को क्या लिख सकते हो, याद हो ये कर रखा है 9th वगैरह में भी, लेकिन पावर 5 नहीं क्यूब तक है, क्योंकि क्यूब तक फॉर्मूला में पता होता है। 100 - 2 होल इज टू पावर 5। अब बाइनोमियल में क्या है कि a + b आपने पढ़ा है, तो अगर माइनस आ जाए तो क्या करना है, ऐसा नहीं कोई नया फॉर्मूला याद करना है, आपने क्या करना है 100 को 100 रखा प्लस b को -2 ले लेना है, नेगेटिव चला जाएगा टर्म के साथ, जिसके साथ भी नेगेटिव रहेगा वो माइनस दैट टर्म। अब ये हो गया a + b, क्या हो गया a + b। अब अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनेगा, nc0 यानी 5c0, 100 कितना हो गया बेटा 5, -2 कितना हो गया 0, प्लस 5c1 100 4, -2 प्लस 5c2 100 3 और -2 का क्या आ गया स्क्वायर, प्लस 5c3 100 2। जैसे ही कहीं लगे कि भूल रहा हूं 5 - 3 ये रहा 2, झंझट खत्म। ठीक है, दूसरा -2 क्या होगा, हमेशा बेस ही रहेगा 3, प्लस 5c4 100 1 और -2 कितना हो गया 4। क्या सही है ये, जरा बताओ मुझे, प्लस 5c5 100 0 -2 कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, 5c0 कितना होता है 1, 100 5 कितना हो गया 1 2 3 4 5, इतने ही होंगे ना, सही है। -2 और 5c1 कितना हो गया 5, और यहां माइनस आ जाएगा, कितना आ गया 5 2 10, इधर पहले 0 लगाओ, कितने 1 2 3 4, और जो ये 10 है एक और लग गया, सही है। प्लस 5c2 कितना होगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 यानी 20 डिवाइडेड बाई 2 10 हो गया, कितना हो गया ये हो गया हमारा 10, और ये कितना हो गया हमारे पास 4, तो 10 × 4 कितना हो गया 40, प्लस का क्योंकि स्क्वायर है 40 क्या है, कितने लगाने 100, 1 2 3 हो गया, सही है। अब 5c3 पर आओ, वो भी 10 ही होगा, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 - 3 2 फैक्टोरियल, तो 10 × 8 कितना हो गया -80, कितने 100 लगाने हैं 1 2, 5c4 कितना हो गया 5 होता है, और ये कितना हो गया 16, प्लस का 16 5 80, 100 लगा दो। 5c5 कितना होता है 1, 100 का 100 की पावर 0 1 और 2 की पावर 5 -32, ये आ गया जी। अब कर लोगे इसे, समम छोड़ दूं,
ठीक है, तो सम वगैरह करके ये हमें कुछ दे रहा है, लिख लेना। ठीक है, छोड़ रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तुम लोग भी एग्जाम्पल में से देख के लिख लोगे, मुझे पता है कौन सी मेहनत करोगे, है ना? क्यों भाई, ये कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, खत्म, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करो। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं 3 और 4 जैसे। ठीक है, एग्जाम्पल 3 कह रहे हैं विच इज लार्जर 1.01 इज टू पावर, आई थिंक 10 लाख है ना, 5 जीरो है, काउंट करो जरा। ठीक है, अच्छा 10 लाख हो गए ना, 6 जीरो हो गए, 5 में तो 1 लाख हुआ। ठीक है, 10 लाख हो गया और 10,000, कह रहा 1.01 इज टू पावर 10 लाख बड़ा है या 10,000 बड़ा है, कौन सा वैसे बड़ा होगा? 10,000, है ना, देख के लग रहा है ना? अच्छा, अब समझते हैं इसको। अब बेटा बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो 10,000 पे तो कोई इंडेक्स नहीं है, तो वहां तो बाइनोमियल का मतलब ही नहीं है, और वैसे भी वो पता ही है भैया 10,000 है, सही है ना? इसका पता लगाना होगा कि ये कुछ 10,000 से कम है तो छोटा हो गया, 10,000 से बड़ा है तो फिर बड़ा हो जाएगा। अब है ये 10 लाख, अगर सारी टर्म लिखो तो कितनी टर्म लिखनी पड़ेगी, जल्दी बताओ, हैं? 10 लाख से एक ज्यादा, वेरी गुड, 10 लाख 1 टर्म। पैटर्न यही तो पढ़ के आए, अगर इंडेक्स 2 है तो कितनी थी 3, इंडेक्स 3 है तो कितनी है 4, तो 10 लाख एक टर्म लिखनी पड़ेगी, फिर उन सबको प्लस करना पड़ेगा, हो पाएगा? नहीं ना, तो अब देखो इसमें कैसे करना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले तो 1.01 बाइनोमियल जैसा कुछ दिख नहीं रहा, 2 4 6, है ना, तो पहले इसे बना लो बाइनोमियल, 1 प्लस 0.01 लिख सकते हैं, बाइनोमियल बन गई ना, 2 4, सही है। तो ज्यादातर एक ही पोजीशन पे 1 रखना ही बेटर रहेगा ना, लार्ज पावर से शुरू हो रहा है, अब इसको तो एक ही पोजीशन पे रखूंगा नहीं 0.01, फिर तो कैलकुलेशन ही बढ़ जाएगी। अब 1 की कुछ भी पावर, वो आंसर क्या होता है 1, तो ए पे हमेशा 1 को प्रेफर करना है, ठीक है ना। अब इसे एक्सपेंड करते हैं, अब काम आएगा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, 2 4 6, 2 4 6, 10 लाख C0, 1 इज टू पावर कितना हो गया बेटा 10 लाख, 0.01 इज टू पावर कितना हो गया 0, पहली टर्म आ गई। यहीं से काउंटिंग शुरू कर दो कि आंसर क्या बनेगा, 10 लाख C0 कितना होगा 1, NC0 1 होता है, 1 इज टू पावर 10 लाख कितना हो गया 1, और 0.01 इज टू पावर 0 कितना हो गया 1, ये तो 1 है, ये तो कुछ बता ही नहीं रहा, इस यहां तक तो लेस देन है, पहली टर्म। दूसरा 10 लाख C1, ठीक है, 1 इज टू पावर कितना हो गया, हम ऐसे लिख लेते हैं ना, -1 कर देता हूं, एन -1 इंटू 0.01 इज टू पावर 1, इसकी जरा कैलकुलेशन देखो, 10 लाख C1 कितना होगा 10 लाख, यही बचेगा ना, 1 की कुछ भी पावर हो 1, और 0.01 की पावर 1, 1/100, 10 लाख में से 2 जीरो काट दो, कितना बचा 10,000 बचा, 10,000 ये है, 1 ये है, कितना बन गया, दो ही टर्म ने बता दिया अभी कि ये 10,000 से बहुत बड़ा है। देखो 10 लाख C1 क्या लिखोगे 10 लाख, सही है ना, और 1/100 लिखोगे, 0.01 को, 1 की कुछ भी पावर हो 1, ये दोनों कट जाएंगे, तो 10,000 एक तो दो ही टर्म ने बता दिए, अभी तो बहुत सारे जुड़ने हैं, अभी कितने जुड़ने हैं
2 टर्म निकाल दो 10 लाख एक में से, अभी तो बहुत सारे जुड़ने हैं ना, प्लस, क्योंकि ये आएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो है ही नहीं, तो कुछ एक्स्ट्रा ही होगा, छोटा तो होने वाला नहीं है, अप टू सो ऑन अदर पॉजिटिव टर्म। इस तरीके से बेटा आपको इसे शो करना है, समझ गए ना, लिखने का तरीका देख लो, ऐसे ये नहीं कि अप टू सो ऑन छोड़ दो, अदर पॉजिटिव टर्म्स अभी और हैं उसमें प्लस होने वाली। अब ये आ गया हमारे पास, इसको सीधे लिख दूं 1 चलेगा ना, प्लस इसको सॉल्व कर देता हूं, 2 4 6 1/100 प्लस अप टू सो ऑन प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है ना। अब ये दोनों कट कर दो, कितना आ गया 10,001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 1.01 इज टू पावर 10 लाख, ठीक है, इज ग्रेटर देन 10,000। समझ में आया, ठीक है ना। जो हमें 10,000 बड़ा लग रहा था वो देखो ये तो बहुत बड़ा है अभी, तो ये बाइनोमियल ने हमें फायदा दिया, कंपैरिजन देख लिया, समझ गए, ये हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट, कोई डाउट तो नहीं बच्चों इसमें। अगला एग्जाम्पल नंबर 4 को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 4, कह रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6⁻n -5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। कह रहा है 6⁻n -5n इज डिविजिबल बाय 25। अगर इसको मैं 25 से डिवाइड करूं तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, सही है ना। तो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा कि मान लो P को Q से डिवाइड करूं, ठीक है यार रुक जाओ कुछ और लिख लेते हैं, मान लो A बाई B है, A को B से डिवाइड करूं, क्वेश्चन Q आए और रिमाइंडर R आए, तो क्या A को ऐसा लिख सकते हो, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लिख सकते हो, सही है कि नहीं। अगर मान लो A की पोजीशन पर आ जाए 6⁻n -5n, ये A की पोजीशन पर आ जाए, B की पोजीशन पर आ जाए 25, क्वेश्चन कुछ भी आ रहा हो और रिमाइंडर आ जाए 1, तो क्या ये बात प्रूव हो जाएगी, हो जाएगी ना। अगर ये पैटर्न आ जाए तो 6⁻n -5n इज इक्वल टू 25 इंटू Q प्लस 1। अब यहाँ डिवाइजर क्या है बताओ, 25, क्वेश्चन क्या है Q और रिमाइंडर क्या है 1। अगर ये पैटर्न आ जाए तो क्या ये बात प्रूव हो जाएगी, किसका मतलब अगर ये 25 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 1 दे रहा है। अगर मान लो ये रिमाइंडर 0 हो जाए तो क्या 25 को फैक्टर बोला जा सकता है, और 6⁻n -5n को मल्टीपल बोला जा सकता है 25 का, बोल सकते हैं ना। तो इतने तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं, पैटर्न एक ही है। क्या क्या कह सकता है, देखो जरा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट 9⁻n + 1 -8n -9 इज डिविजिबल बाई 64। बस इतना ही बोला, डिविजिबल बाई 64 का मतलब क्या है, रिमाइंडर इज 0, यानी आंसर आना चाहिए 64 इंटू Q, रिमाइंडर आना चाहिए 0, कुछ नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर बस बाहर आ जाए। अगर ये कह दे कि 9⁻n + 1 -8n -9 इज मल्टीपल ऑफ 64, तब भी वही काम करना है। 64 इज फैक्टर ऑफ दिस टर्म, तब भी वही काम करना है। समझ में आ रहा है, बस क्या है वो शब्दों से खेल रहा है, वर्किंग रूल सेम है, मल्टीपल फैक्टर सब पता है ना, ठीक है। चलें
अब चाहिए भाई बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम वहां लगती है जहां इंडेक्स हो। कहां है इंडेक्सेस पूरी की पूरी टर्म में? 6⁻n में है, यही तो इंडेक्स है ना, इसी को उठा लो। 6⁻n लिख लिया। अब बाइनोमियल तो है नहीं है, तो मोनोमियल है। बाइनोमियल तब लगेगी जब बाइनोमियल होगी। दो टर्म चाहिए। अब 6 को ब्रेक कैसे करें? 6 को क्या 4 + 2 लिख दूं, या 7 - 1 लिख दूं, या 9 - 3 लिख दूं? भाई डिसीजन ही नहीं हो पाएगा। 5 + 1 लिख लूं, क्यों? 1 फ्रीज हो जाएगा। 5 ही क्यों लिख दूं? क्योंकि ये 5 आपको बताएगा, यही बताएगा क्या करना है। समझ गए? अब जैसे ये देखो 13 वाला, 9n + 1 8n - 9, हम उठाएंगे 9⁻n+1। साथ में मुझे क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है, तो मैं 9 को कैसे ब्रेक करूंगा? 1 + 8। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो इसलिए मुझे 6 को ब्रेक करना पड़ेगा 1 + 5⁻n। क्लियर हो गया बेटा? ए क्या हो गया हमारे पास? 1, बी क्या हो गया? 5। एक्सपेंड करना शुरू करें। तो बाइनोमियल थ्योरम कहती है NC0 1⁻n 5⁻0। अब आप समझो आपको कितनी टर्म लिखनी है, पहले इस बात पे ध्यान लगाओ कि कितनी टर्म लिखनी है भाई। ये तो n तक है, n तक एक एक टर्म लिखेंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगी, n कभी खत्म ही नहीं होता। आपको ये समझना है कि स्टार्टिंग में कितनी टर्म लिखनी है। डिविजिबिलिटी किसकी है? 25 की। तो समझ जाओ जब हमें 25 मिल जाएगा, यानी 5² मिल जाएगा बी वाला, तो एक एक्स्ट्रा टर्म और लिख लेनी है। उसके बाद अप टू सो ऑन लगा के लास्ट टर्म लिख ले। ठीक है ना? तो कितना आ गया? 6C0 50। फिर NC1 1 कितना हो गया बेटा? n - 1 5 अभी हमें रुकना नहीं चाहिए। NC2 1 n - 5²। क्या अभी एक एक्स्ट्रा टर्म लिखने की जरूरत है, जो मैंने मेथड बताया बच्चों? समझ में आ रहा है? फिर NC3 1 n - 3, इसको हटा देता हूं, ये तो समझ ही गए होगे। और 5³ प्लस, अब कर दो फाइनल आंसर। मतलब 25 अगर मिल गया जो डिवाइजर है, उससे एक टर्म एक्स्ट्रा लिखो बस। अप टू सो ऑन लास्ट NCN 1 n - n इंटू 5n। क्लियर है? अब सॉल्व करना शुरू करो। अब देखो सॉल्व कौन कौन सी टर्म करनी है, ये भी एक समस्या है। जहां 25 है उससे पहले जितना कुछ है उसे बस आपको सॉल्व करना है, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सॉल्व करना। लिखना कितना है? जब मुझे 25 मिल जाए उससे एक ज्यादा लिखना है। ठीक है? अब जैसे इसमें क्या है, 64 है, डिविजिबल बाय 64। जब मुझे 64 मिल जाएगा तो एक ज्यादा लिखना है। ठीक है? और मुझे कहां तक कॉम्बिनेशन सॉल्व करने हैं? 64 के पीछे तक की टर्म्स के सारे सॉल्यूशन करने हैं। यानी यहां पे मुझे कहां तक करना है? 5⁻1 तक सॉल्व करना है। NC01 1⁻n1 और 5⁻01। NC1 कितना होता है? n, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 5। बाकी अब मुझे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं सीधे लिखूंगा NC2 5², यानी मैं इसे लिख देता हूं 25। दिखाई देने लगे थोड़ा? सही है? प्लस NC3 1 की कुछ भी पावर हो 1 125। और फाइनली हम पहुंच गए NCN होता है 1 1 की पावर 0 1, आ गया 5⁻n। ये हो गया। ये टर्म मुझे लानी है लेफ्ट साइड में, क्योंकि मुझे क्या बनाना है? 6⁻n - 5n। अभी लेफ्ट पे क्या है? 6 की पावर n है। तो अगर मैं इसे लेफ्ट साइड पे ले आया तो दिस इंप्लाइज 6⁻n - 5n। बन गई टर्म पूरी? कोई दिक्कत तो नहीं? सही है? और 1 को अभी यहीं रखो। इसमें से बताओ मिनिमम क्या कॉमन आ रहा है? जल्दी से बताओ। 25 आ रहा है। आगे तो पावर बढ़ी है ना, 25 125 625 आगे बढ़ती चली गई। सही है?
अगर मैं 25 कॉमन लूं तो अंदर क्या बच रहा है, NC2 प्लस NC3 इंटू 5 बच रहा है, 125 में से 25 चला गया, प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में क्या बच रहा है बताओ। हाँ n 5 की पावर n है, 25 कॉमन चला गया है, क्या बचेगा दिखाना तो पड़ेगा ना। बता बता जल्दी, हाँ बोल क्या बोला है, बता जो भी बोला है मन में जो आ रहा है बोलो। n बचेगा, n-2 बचेगा, वेरी गुड। n में से 2 5 चले गए ना, n स्क्वायर, तो n-2 बचा, ये बच गया, ये देखो। और हमारा जो +1 था इधर आ गया, क्या वही पैटर्न बन गया, डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बच गया ना, क्या प्रूव हो गया, ठीक है। हेंस 6⁻n-5n when divided by 25 leaves remainder 1। ये हो गया प्रूफ। ऐसे पेपर में इस क्वेश्चन को करना है, समझ गए, क्लियर बात, ठीक है। तो अब ये पूरी एक्सरसाइज आपको खत्म करनी है। इसके बाद बाकी जैसे मिसलिनियस पर आ जाओ, ठीक है। मिसलिनियस में बेटा जैसे ये बड़ी कैलकुलेशन है, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ कौन सा बेटे, 14 ट्राई नहीं करना चाहोगे, चल फिर ये दुविधा भी निपटाई देता हूं। कौन सी एक्सरसाइज है ये, 10.1 7.1 7.1 का 14 क्वेश्चन लेते हैं। फोर्टीन क्वेश्चन हमें कहता है कि भाई प्रूव दैट, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में। ये हमें कहता है समेशन या सिग्मा सम ऑफ 3:r NCR is equal to 4:n where r starts from 0 and to n, 0 से शुरू हो रहा है और n पे खत्म हो रहा है। r 0 से शुरू होने का मतलब r की वैल्यू होल नंबर कंसीडर होगी या r की वैल्यू नेचुरल नंबर कंसीडर होगी अगर 1 से शुरू होगा, समझ गए, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है ये, हमेशा नंबर ऑफ टर्म को बताता है। कह रहे ये बात प्रूफ करो, तो हमें क्या करना है बेटा, यहां से LHS लेना है। पहले इस सिग्मा या सम का मतलब समझो, सम ऑफ का, r starts from 0 and up to n 3:r NCR, इसका मतलब है ये 0 से लेकर के n तक जितनी भी टर्म्स हैं, अगर 0 से लेकर के n तक मैं टर्म्स काउंट करूं तो कुल कितनी टर्म्स होंगी, 0 से n तक काउंट करूं तो कितनी n टर्म्स होंगी, n-1 होंगी, n+1 होंगी, वेरी गुड। 0 से काउंटिंग शुरू हो रही है, 1 से शुरू होती तो n होती ना, 0 से तो यहां कितनी टर्म्स हैं, n+1 टर्म्स हैं, तो n+1 टर्म्स का ये कलेक्शन है, इनका सम है ये जो ये शो कर रहा है सिंबल। मतलब क्या, जैसे पहली टर्म लिखनी है तो आप r को शुरू करो 0 से, 3:0 NC0, n तो नहीं बदलना, n के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, प्लस अब अगर दूसरी टर्म लिखोगे तो उनके बीच में सम होना चाहिए, वो ये सिग्मा बताता है। अब अगली टर्म क्या यूज करोगे, R1, तो सेकंड टर्म निकाल रहे हो NC1, R1 NC1, फिर 2 NC2, समझ में आ रहा है बेटा। और लास्ट टर्म मैं लिखूंगा जब Rn बन जाएगा, NCn, और 3 कितना हो गया n, सॉरी पहले इसको लिख लेते, 3:n
और ये बन गया NCN। क्या यही बन गया? राइट साइड को जरा ऑब्जर्व करो, कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई पैटर्न दिख रहा है राइट साइड पे जो मैंने एक्सपेंड किया? कैसे ये एक्सपेंशन सबको समझ में आ गई कैसे क्यों हुआ है? इसमें कुछ ढूंढ रहे हो, देखो कुछ जरा। 3 की पावर बढ़ रही, किस हिसाब से बढ़ रही है? और थोड़ा ध्यान लगाओ। C के बेस और 3 में क्या फर्क है? और 3 की पावर दोनों सेम है। ऐसा कब होता है? बाइनोमियल थ्योरम में जो B की पोजीशन पर है उसकी पावर वही होती है जो C का बेस होता है, इसीलिए वो पैटर्न समझाए थे। ठीक है? नहीं, ये वाली बात समझ गए? सिग्मा उठाया, सिग्मा क्वेश्चन ही दे रखा है कि भाई इसको ये प्रूफ करो। आपको पहले इसका मीनिंग समझना है कि ये क्या है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं। कौन कौन सी टर्म्स हैं? R0 का मतलब होता है R की पॉसिबल वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। कितनी है? N। अगर ये इधर लिख दे 10 तो R की मैक्सिमम वैल्यू 10 हो गई, 10 टर्म हो गई। ठीक है ना? तो यहां तक पहुंचे आप, कहां तक? N तक। ये R की वैल्यूज हैं। जब R को 0 कहोगे तो यानी ये फर्स्ट टर्म है, तो पूरे इसमें R की वैल्यू डालो। N के बारे में कुछ कहा नहीं गया, 3⁻0 NC0। समझ में आ रहा है? फिर जब आप R की वैल्यू 1 डालोगे तो यानी आप सेकंड टर्म की बात कर रहे हो। अब ये सिग्मा क्या कहता है? इन सब टर्म का सम है वो। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 अप टू N, इन सब का टोटल है। अब समझ गए? अभी कोई डाउट तो नहीं? अब आओ जरा पैटर्न पर, जरा पैटर्न देखो। जो C का बेस है वही B की पावर है। C का बेस 1, B की पावर 1। इसका मतलब अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से देखूं तो अगर ये एक बाइनोमियल थ्योरम है तो 3 की पोजीशन कौन सी है? A है या B है? B है ना? A हमें पता नहीं है, लेकिन A एक ऐसा नंबर है जिसको इन सब से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी A तो N से शुरू होगा ना, पावर किससे शुरू होगी? N से शुरू होगी। तो A कौन सा नंबर हो सकता है? 1, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं दे रहा। अब मैं इसको फिर से रिराइट करता हूं। मैं लिख सकता हूं NC0 1 की पावर N 3 की पावर 0। NC1 1 की पावर कितना हो गया? N-1 3⁻1 सेकेंड टर्म, प्लस NC2 1 N-2 3 स्क्वायर, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस NCN 1 N-N 3 लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना? अब इन सबको मैं कह सकता हूं, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या फर्क है? इसी को तो ओपन किया है, ये यही है ना? और 1 + 3 कितना होता है? लो प्रूव हो गया, RHS। ये देखो, समझ गए? ये था ये क्वेश्चन। ठीक है? रिवर्स बाइनोमियल थी ये। ठीक, समझ गए? अब ये उल्टा करना हो तो उल्टा चल सकते हो, लेकिन फिर ये सिग्मा बनाने में तुम लोगों को दिक्कत आती, इसलिए मैंने LHS लिया। ये सिग्मा खोल दो, बाइनोमियल थ्योरम दिखने लग जाएगी और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? अब बच्चों जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखो 11th, A + B⁴ माइनस A - B⁴ इसको कैसे करना है? सबसे पहले A + B⁴ को अलग से सॉल्व कर लो, A - B⁴ को अलग से सॉल्व कर लो। जब टर्म्स आ जाए तो उनको माइनस कर लो। कर लिया? कह रहा है हेंस इवेल्युएट। अब इन्हें दोबारा ओपन नहीं करना, A की जगह आपको √3 डाल देना है और B की जगह आपको √2 डाल देना है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। समझ गए? क्लियर? सेम बेटा मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन है, वही सेम वर्किंग करनी है आप। हाँ ठीक है। अब जैसे मान लो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड जैसे एज इट इज अवेलेबल है ना, अगर ऐसे करोगे तो बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप क्या करोगे? A² को x मान लोगे और √A² - 1 को y मान लोगे। तो पहले x + y की पावर 4 सॉल्व करो, x - y की पावर 4 सॉल्व करो, दोनों को माइनस करो। जब फाइनल आंसर आ जाए तो x की जगह आप A² डालो और y की जगह आप √A² - 1 डालो। कर लोगे? इतना सा है, खत्म। फिफ्थ और सिक्स्थ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 टर्म है। पहले 2 को 1 मान के एक्सपेंड करोगे, फिर उसे एक्सपेंड करोगे,
तो इतना फालतू का क्वेश्चन देने वाला नहीं है कोई, कोई दे दे तो समझो वो भी फालतू ही है। समझ गए? हाँ ठीक है, तो ये नहीं करना। समझ में आया? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे, ये भी मैं खत्म कर देता हूं। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बेटा, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर कौन से? अच्छा, मिसलेनियस चैप्टर 7 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर देते हैं। सारे डिफिकल्ट वाले खत्म हो गए, बस इजी वाले अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है। अरे सब समझ जाएगा तेरे से, हम सब संभाल लेंगे। इफ a एंड b आर द डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, प्रूव दैट a माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n। ये इसका फैक्टर है। वर्किंग रूल सेम वही है, वहां 25 था, अगले वाले में 64 था, अब हमारे पास a माइनस बी है। ठीक है ना? क्या बताना इसे? फैक्टर। तो क्या प्रूफ करना है? a माइनस बी इंटू समथिंग, a माइनस बी इंटू समथिंग, रिमाइंडर आएगा 0। देखो कैसे निकालोगे। अब यहां इंडेक्स तो दोनों पर ही है, a पर भी है b पर भी है, दोनों पर इंडेक्स है ना। तो ज्यादातर प्लस वाला अच्छा लग रहा है, a ले लेते हैं, b की पावर n क्या लेना है ना। तो हम ले लेते हैं a टू दी पावर n। अब a टू दी पावर n को ऐसे अरेंज करो कि आपके पास a माइनस बी बन जाए। तो कैसे अरेंज कर सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं a माइनस बी प्लस बी, a माइनस बी प्लस बी होल इज टू पावर n। लिख सकते हैं ना बेटा? समझ गए? a माइनस बी को सेकंड पोजीशन पर रखना ज्यादा ठीक रहेगा। मतलब दो को हमें क्या मानना है? इन दो को हमें एक मानना है। बाइनोमियल तो दो में लगती है ना, ये तो तीन हो गए। b से b कट के a टू दी पावर n ही रहा। सही है। अब आप चाहो तो a माइनस बी को a मान लो या इसे b मान लो, आपकी मर्जी है। तो मैं तो चाहता हूं इसे b मान लेते हैं, बाकी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। b प्लस a माइनस बी होल इज टू पावर n। अब लगाओ बाइनोमियल थ्योरम, एन सी जीरो b इज टू पावर n, a माइनस बी इज टू पावर 0 प्लस एन सी वन b इज टू पावर n माइनस वन, a माइनस बी इज टू पावर 1। कितना लिखना है? a माइनस बी चाहिए था, आ गया। अब बस एक और एक्स्ट्रा लिख लो, क्या बनेगा? एन सी टू बी इज टू पावर n माइनस टू, और a माइनस बी इज टू पावर कितना हो गया बच्चों? 2। और फाइनल कितना होगा? एन सी एन एट, बी टू दी पावर कितना हो गया? n माइनस एन, और a माइनस बी इज टू पावर कितना हो गया? n। क्लियर है यहां तक? अब सॉल्व कितना करना है ये बताओ। a माइनस बी के पहले की पूरी टर्म आपको सॉल्व करनी है, यानी यही वाली तो सॉल्व करनी है, बाकी तो उसमें चली जाएगी कॉमन के लिए। अभी यही बताया था मैंने पैटर्न। ठीक है। अब क्या लिख सकता हूं इसे मैं? a टू दी पावर n, एन सी जीरो कितना हो गया? 1। a माइनस बी इज टू पावर 0 1, कितना आ गया बेटा? b इज टू पावर n। सही है। अब यहां आगे कुछ नहीं सॉल्व करना, क्या बना? एन सी वन बी इज टू पावर n माइनस वन, a माइनस बी, प्लस एन सी टू को सॉल्व नहीं करना, बी एन माइनस टू, a माइनस बी होल स्क्वायर, और अप टू सो ऑन। एन सी एन कितना हो गया? ऐसे ही रहने दो, a माइनस बी होल इज टू पावर n रहने दो। ठीक है। अब एक गलती कर दी है, हमें यहां प्लस लिखना चाहिए था, इक्वल टू लिख। क्या b टू दी पावर n को लेफ्ट साइड में ले आए? ये बन गया a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n। इस पूरे में से देखो क्या कॉमन आ रहा है? a माइनस बी आ रहा है बाहर। सोच लिया सबने? देख लिया? यहां से यहां तक देखो क्या आ रहा है? a माइनस बी आ रहा है ना, मिनिमम आ रहा है। अंदर क्या रह गया? एन सी वन
b इज टू पावर n माइनस वन, NC2 b इज टू पावर n माइनस टू, a माइनस बी, स्क्वायर में से एक चला गया, अप टू सो ऑन, NCN। यहां क्या रह जाएगा बताओ, पावर n है, n माइनस वन, एक टर्म गई है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। ये रहा डिविडेंड, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, हेंस a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। समझ गए? कुछ मुश्किल? हेंस a माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। बायनोमियल थ्योरम हो गई। ठीक है, समझ गए? अब MCQs उठाना, बुकलेट के MCQs अगली क्लास में करके लाने हैं, और जितने भी मिसलेनियस और इसके क्वेश्चन बचे हैं वो सारे कंप्लीट कर